नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लासेस में कंटिन्यू करी थी और जो टॉपिक डिस्कस करी थी वो थी अपने संविधान की भाग नंबर 3, विच मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो है अपने संविधान की भाग नंबर जो है 3 कंप्लीट कर ली थी। हालांकि जो संविधान के भाग नंबर 3 है उसमें लिखा गया है अपने भारत की जो नागरिक है उनके मूल अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है। और मैंने आपको बताया था पैरेलल यूसीएम क्लास में कि जो अपने संविधान की भाग 3 है, यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। और इसमें जो है कुल मिलाकर के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है अनुच्छेद वो कवर होते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। and the fundamental rights which is written in the third part of the Indian Constitution is also known as the Magna Carta of the Constitution, right दोस्तों। तो हमने जो है कुछ इतनी चीज़ें देख ली। हालांकि जो हमारे संविधान में मूल था, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो है कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के जो है मूलतः 7 जो है अधिकार दिए गए थे हमें हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और बाद में क्या करा गया कि बाद में इनमें से एक जो राइट है, एक अधिकार है, उसको जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके उसको लीगल राइट्स में, यानी कि विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो वो कौन सी राइट थी? तो वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का जो अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके कहाँ जोड़ा गया? तो एडेड टू लीगल राइट्स, यानी कि उसको मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। पर कैसे जोड़ा गया? ऐसा तो नहीं है कि किताब थोड़ा है कि यहाँ से मिटा करके वहाँ लिख देंगे, नहीं। ये संविधान है तो इसमें कुछ रूल्स, नियम, कानून और कायदे कानून होते हैं, ठीक है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, संपत्ति का अधिकार, उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार से 7वां जो अपना अधिकार था कि राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, उससे मौलिक अधिकार से निकाल करके जो है वहाँ पे विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने चीज़ें देख ली थी। और इसके आगे हमने कवर भी करी थी कि हमारे जो अभी बाकी के 6 जो अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो आता है अपना राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार हमने देख ली। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भी देख ली। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने जो है देख ली। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने देख ली। फिर जो है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन देख ली कि हमें जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और लास्ट हमने देखी थी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब जो है संवैधानिक उपचार। तो ये थी हमारी 6 तरह के राइट, यानी कि अधिकार जो हमें संविधान हमें देते हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी अपना कवर होता है आर्टिकल नंबर 14 टू 18, 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हम कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हम कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 23 से 24 में। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो हम कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 में। फिर आता है अपना राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब क्या, सांस्कृतिक और जो है शिक्षा का अधिकार की अगर बात करें तो वो 29, 30 में कवर करते हैं। और जो है संवैधानिक उपचार को हम जो है आर्टिकल नंबर 32 में कवर करते हैं। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हम अभी देख रहे हैं, कौन सी है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमें निकाल दी है, अब जो है अब निकल चुका है मौलिक अधिकार से। और इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है निकाल करके इसे किस में जोड़ा गया? तो लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने देख ली थी। इसके बाद हमने देखी थी अपनी नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो है, ये इन्फोर्सिबल होता है इसके अगर जो है पार्लियामेंट ने किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ बनाई, कोई भी कानून बनाया कि ये फंडामेंटल राइट्स आर वायलेट्स, इट कैन अपील टू जुडिशरी। तो कुल मिला करके कि अगर पार्लियामेंट ने क्या करा कि कोई भी अगर लॉ बनाई, जो विधायिका ने लॉ बनाई
और किसी भी प्रकार से लॉ बनाई या ना बनाई उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बस इतना समझेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बंदा जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वो बंदा अपने लिए जो है क्या करेगा कि हनन के लिए क्या करेगा कि कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? कोर्ट में अपील कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है वो अपील कर सकता है जुडिशरी में। ठीक है, अगर इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये जुडिशरी यानी कि जो है कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो इसको आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाने होंगे, और अगर ये हाई कोर्ट में अपील करता है तो इसको आर्टिकल नंबर 226 के तहत जाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि किसी भी प्रकार से अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और हनन होता है, तो वो जो व्यक्ति है वो उसके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है न्याय के लिए। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो उसको आर्टिकल नंबर 32 के तहत जानी होगी, और अगर वो हाई कोर्ट में अपील करता है तो आर्टिकल नंबर जो है 226 के तहत जानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या देखा था हमने कि अपनी जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है, ये भारतीय नागरिकों को दिया गया है स्टेट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट दिया गया? स्टेट के अगेंस्ट दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेट के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, नहीं, मतलब आपको पावर दी गई है, आपको जो वो अधिकार दिया गया कि आप ये काम कर सकते हैं। इसका ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप जो है स्टेट के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाए, नहीं। ठीक है, उसके ठीक है। और उसके बाद देखो क्या आता है कि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, उसको जो है कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है। कब? तो अगर बात आती है नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी किसी भी प्रकार से, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात का जो समस्या खड़ा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, उसको जो है स्थगित की जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक कि चीज़ें वापस से स्टेबल ना हो जाए, सही ना हो जाए, संतुलित ना हो जाए। पर इसमें एक एक्सेप्शन बनता है। एक्सेप्शन ये है कि आप सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर सकते हो, मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हो अगर जो है राष्ट्रीय आपात का मुद्दा बने तो। पर इसमें एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 और जो है आर्टिकल नंबर 21, इन दोनों ही आर्टिकल को, अनुच्छेद को जो है किसी भी प्रकार से आप जो है किसी भी सिचुएशन में, कोई भी आपात में इसे स्थगित नहीं कर सकते। अब भाई साहब, ये दोनों अगर इतने इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 20 और 21, तो इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 20 जो है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है फोर्स नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अपने खिलाफ बोले। वी कैन नॉट टेस्टिफाई देम। ठीक है, वो अपने खिलाफ बोले। और 21 कहता है कि अपनी पर्सनल लिबर्टी के लिए लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, वो उसको अपने पर्सनल लिबर्टी के लिए लाइफ जीने का अधिकार है। तो ये कहता है 21। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ भारतीय, कुछ हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान, उसकी जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, भाग 3, उसमें जो आर्टिकल्स दी गई है, उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं। भारतीय नागरिकों के अलावा कोई और देश का नागरिक उस अधिकार को यूज़ नहीं कर सकता। वो आर्टिकल ही सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो वो आर्टिकल कौन सी है? तो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30। तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये सारे जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिक ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई भी फॉरेन कैंडिडेट, फॉरेन सिटीजन इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो आर्टिकल कौन सी है? तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओके, चलिए। इसके अलावा अपनी जो लास्ट पॉइंट हमने देखी थी पिछली क्लासेस में, वो थी
कि अपनी जो आर्टिकल नंबर 13 है, अनुच्छेद नंबर 13 है, उसके अनुसार, आर्टिकल नंबर 13 है उसके अनुसार क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ यानी कि कानून किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन करता है या उल्लंघन करता है, तो क्या करेगा, जो जुडिशरी सिस्टम है यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस बनाए गए कानून को, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, उस बनाए गए कानून की रिव्यू कर सकता है। उसे कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस कानून का जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो उस कानून का जो है पुनरावलोकन कर सकता है। और ये चीज़ हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से, हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बता दिया कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले भाग में, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो है हमने क्लासेस में आपको बता दिया था ये चीज़ें। तो कुछ इतनी चीज़ें हैं। हालांकि अपनी जो भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 की अगर बात करें तो ये शुरू होता है अपना 12 से 35 तक। तो जो इसमें 13 नंबर है वो कहता है अपना जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो चलिए, हमने जो इतनी टॉपिक्स देख ली, आज का चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। अपनी मेन क्लास जो आज का है, आज हम जो है टॉपिक शुरू करने वाले थे और वो था अपना राइट टू इक्वालिटी। अपनी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका पहला जो भाग था कि समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। तो आज की जो टॉपिक रहेगी, हेडिंग रहेगी राइट टू इक्वालिटी। नंबर 1 डायल करके लिखेंगे, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, हालांकि ये चीज़ कितने आर्टिकल में आता है, तो आता है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 में। तो बेसिकली और मेन मोटिव अपनी क्या है कि इस वाले भाग में, संविधान के भाग 3 वाले इस वाले भाग में जो हम चीज़ें जो अपनी कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे। राइट टू इक्वालिटी मतलब जो है समानता का अधिकार हम कवर करेंगे, जिसमें जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है, तो चलिए अपनी हेडिंग डालेंगे आर्टिकल नंबर 14। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 से शुरू करना है, तो आर्टिकल नंबर 14 की, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है आखिर। इसका जो संविधान के भाग 3 का जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, उसमें जो मौलिक अधिकार है पहला, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जिसमें टॉपिक कवर होता है, अनुच्छेद कवर होता है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू 18, 14 से 18 तक। तो उसमें से जो सबसे पहला ही आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, तो आर्टिकल नंबर 14 आखिर कहता क्या है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है रूल ऑफ लॉ के बारे में, मतलब रूल ऑफ लॉ के बारे में, मतलब कानून के नियम। ठीक है, कानून के नियम, इसे डाइसी ने लेके आया था। तो पहला क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इसको किसने लेके आया था, तो इसको लेके आया था डाइसी ने। किसने, तो इसको लेके आया था डाइसी ने, रूल ऑफ लॉ। इसको किसने लेके आया था, तो इसको लेके आया था जो है अपने डाइसी ने। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के नियम, ये बताता है आर्टिकल नंबर 14 को, अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 को बताता है। अच्छा ठीक है, हमने देख ली कि रूल ऑफ लॉ है इसमें, मतलब कानून के नियम है। पर ये कानून के नियम क्या है भाई साहब, इसमें क्या लिखा हुआ है हमें क्या पता। तो इसमें जो मेजरली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ
और दूसरा पढ़ेंगे अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो ही चीज़ अपने इसमें मेन पढ़ने हैं। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या, विधि के पूर्व समानता, ठीक है, विधि के पूर्व समानता या कानून के पूर्व समानता, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ेंगे। ठीक, तो समान संरक्षण, विधि के पूर्व समान संरक्षण, ठीक है। तो दो ही चीज़ पढ़ने हमको मेजरली इसमें आर्टिकल नंबर 14 में। हालांकि आर्टिकल नंबर 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के नियम। तो इसमें हमने दो चीज़ पढ़ने हैं। पहला लिखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को, पहला लिखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी अगर बात करें कि इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, कि इसमें होता क्या है कि सभी को कानून से पहले, जो कानून है अपने, कानून हो गया, लॉ हो गया, इसके लिए कानून से पहले, कानून के लिए जो सब के सब कैसे हैं, समान है। वो सुनते हैं ना हम एक डायलॉग, कानून के लिए सब समान है, कानून के लिए सब बराबर है। तो ये चीज़ वही है। तो एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ। क्या, तो एवरी वन विल बी इक्वल, इक्वल बिफोर लॉ। क्या है इसमें, तो एवरी वन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। तो सब के सब जो है कानून के समक्ष समान हो गए, सब के सब कानून के समक्ष समान हो गए। एक तो ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी बताई मैंने आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमने लिख ली कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भाई साहब ये होता है कि एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष जो है सब समान है। पर ये जो इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे संविधान में लिखा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भाई साहब जो आए हैं, इसका चीज़ जो हमने अडॉप्ट करी है और ये जो हमने अपने संविधान में लिखा है, तो ये हमने लिखा कहाँ से है, अडॉप्ट कहाँ से करी है, हमने इसको अडॉप्ट कहाँ से करी है इक्वालिटी बिफोर लॉ को। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इसे हमने अडॉप्ट करी थी यूके से। कहाँ से, तो अडॉप्टेड फ्रॉम यूके। तो इंग्लैंड वाली जो है ना संविधान, यूके, वहाँ से हमने इसे अडॉप्ट करी थी, फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, दूसरी अपनी क्या थी इसमें, तो दूसरी थी अपनी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। दूसरा कौन सी अपनी, तो दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो भाई साहब कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, अभी ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इसका क्या मतलब है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि समान सिचुएशन में सारे लोगों को समान ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। पर असमान सिचुएशन में जो है सारे लोगों को, असमान सिचुएशन में जो है क्या होगा कि ट्रीटमेंट वो असमान हो सकता है। सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। लिखेंगे इन क्या, समान सिचुएशन में समान ट्रीटमेंट, तो इन इक्वल सिचुएशन, इन इक्वल सिचुएशन, समान सिचुएशन, इन इक्वल सिचुएशन, everyone will be treated equally, everyone will be treated equally। समान सिचुएशन में सभी को समान रूप से ट्रीट करा जाएगा। बट यहाँ पे बनता है एक केस, बट अगर सिचुएशन समान नहीं हुई, अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी कि भाई साहब
सिचुएशन अगर समान है तो सबको एक समान ट्रीट करा जाएगा। पर क्या होगा कि सिचुएशन समान ना हो, बट इन अनइक्वल सिचुएशन, असमान परिस्थिति में, बट इन अनइक्वल सिचुएशन, असमान परिस्थिति में, द ट्रीटमेंट ऑल्सो कैन बी अनइक्वल। जो क्या ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है, वो भी अनइक्वल हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑल्सो कैन बी अनइक्वल, कि समान सिचुएशन में, समान परिस्थिति में सबको जो है समान रूप से ट्रीट करी जाएगी, सबको जो है समान रूप से जो है ट्रीट करी जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दी है, सबको जो है समान सिचुएशन में, समान परिस्थिति में समान रूप से ट्रीट करी जाएगी। इन इक्वल सिचुएशन एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, बट इन अनइक्वल सिचुएशन द ट्रीटमेंट ऑल्सो बी अनइक्वल। मतलब असमान परिस्थिति में जो है हम अनइक्वली ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम देख लेंगे, पर अभी के लिए सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि अपनी जो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करी, अडॉप्टेड, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करी, तो ये हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से। कहाँ से, तो ये हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से, ठीक है, ये हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से। और इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने अडॉप्ट करी थी यूके से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अडॉप्ट करी थी कहाँ से, तो यूएसए से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है, तो बेहतर समझ में आएगी आपको। तो चलिए दोस्तों, इस डायग्राम के मदद से जो है थोड़ी चीज़ें हम अपनी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें जो है कुल मिला करके अपने 2 डायग्राम्स है। कितने, तो इसमें जो है कुल मिला करके अपने 2 डायग्राम्स है। एक तो ये वाली हो गई भाग, और एक तो ये वाली भाग हो गई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने जो आर्टिकल नंबर 14 अपनी जो है कहता है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14 देखिए कि रूल ऑफ लॉ, इसमें ये वाली डायग्राम कैसे शूटेबल है, तो हम देखते हैं। हमने इसमें 2 चीज़ पढ़ी, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा पढ़ा हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों इसमें कैसे फिट बैठता है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये जो है कोई टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब कोई गेम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3। तीनों को ये बाउंड्री है, ये क्या है, यहाँ पे ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उस पार देखनी है, मतलब इस बाउंड्री के इस पार देखनी है। तीनों ने इस बाउंड्री के उस पार देखनी है। तो बाउंड्री इतना तक हो गया। अभी तीनों को बाउंड्री के दूसरे पार देखनी है, मैच जो चल रही है। तो देखने के लिए क्या था कि तीनों छोटे थे नहीं थे, वो अलग चीज़ है। अच्छा, तीनों को जो है देख सके, तीनों को एक एक ब्लॉक दी गई, तीनों एक एक ब्लॉक दी गई। अभी पे यहाँ पे क्या करा गया, समान रूप से चीज़ें दी गई, ठीक है, समान रूप से चीज़ें दी गई कि कानून के लिए सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पे जो है 3 जो है ब्लॉक दिए गए और एक एक ब्लॉक जो है तीनों में बांट दी गई। अभी ये तो पहले से इसको देख सकता था, ये भाई साहब ये ऊपर उठ गए। ये जो मैडम है ये नहीं देख सकते थे ये क्रिकेट, ठीक है, सॉरी क्रिकेट नहीं, कोई टूर्नामेंट जो भी है, तो ये नहीं देख सकते थे। अभी नहीं देख सकते थे, तो एक ब्लॉक के वजह से अभी ये देख सकते हैं। अभी ये जो छोटा बच्चा है ये अभी भी नहीं देख सकता है, ये अभी भी नहीं देख सकता। तीनों को जो है समान रूप से हेल्प करने के बाद जो क्या हुआ कि 2 तो देख पा रहे हैं, पर तीसरा जो बच्चा है वो नहीं देख पा रहा है। इसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले जो है समानता। अच्छा,
दूसरा अपना ये फिगर है, दूसरा अपना जो है जे वाली फिगर है। इसमें क्या चीज़ है हमें समझने लायक, तो इसमें देखिए कि ये सेम बाउंड्री है, सेम गेम है, सेम बाउंड्री सेम गेम, तीनों को वॉच करने हैं, एंजॉय करने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा था वो ज़्यादा छोटा था तो इनको ज़्यादा ब्लॉक्स की ज़रूरत थी, तो अभी इसको 2 ब्लॉक दिया गया, इस बच्चे को 2 ब्लॉक दिया गया। अब इस बच्चे की हाइट इसको देखने के लिए पर्याप्त है, ये उतना ऊपर ऊंचा आ गया। इस मोहतरमा को मैडम को 1 ब्लॉक यहाँ दी गई थी तो 1 से ये देख पा रही थी, तो इनको 1 ब्लॉक दिया गया। तो इन्होंने अपनी वाली जो ब्लॉक है ये भाई साहब ने बच्चे को दे दी, तो अभी बच्चे भी देख पा रहा है, ये मैडम भी देख पा रही है और ये भाई साहब भी देख पा रहे हैं। तो अभी तीनों के तीनों जो है इन मैच को देखने के लिए सक्षम है, ठीक है, सक्षम है। तो ये कहलाएगा अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून का या फिर लॉ का, नियम का समान रूप से संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, चीज़ें एक और रिवाइज कर लेते हैं, जब इतना देख ही लिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से? यूके से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से? तो यूएसए से। होप गाइज कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अभी अपना अगला आर्टिकल नंबर जो है 15, अभी अपना अगला आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 पे चलते हैं अभी हम लोग। आर्टिकल नंबर 15, अभी अपना आर्टिकल नंबर 15 देखेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे सारे लोग, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। अच्छा, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति से सिर्फ इसके बेसिस पे हम उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और कौन सी बेसिस है कि सिर्फ इस बेसिस पे कि वो जो है उसकी कास्ट क्या है, उसकी सेक्स क्या है, उसके धर्म क्या है, उनके जो है जन्म स्थान कहाँ है, उसके रेस क्या है, इन सारे जो है मुद्दों को लेकर के जो है हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोविजन, प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखने हैं हमने प्रोविजन नहीं, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म, रिलीजन, फिर आ जाता है अपना रेस, फिर आ जाता है कास्ट, फिर आ जाता है सेक्स, मेल और फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान। तो इन सारे चीज़ों के बेसिस पे, बेनाम पे जो है किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी जो है भेदभाव हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बेसिस पे हम किसी भी प्रकार से किसी के साथ जो है भेदभाव हम नहीं कर सकते, ओके। तो ये है अपनी आर्टिकल नंबर 15, ठीक। तो ये जो है आर्टिकल, आपको याद होगा हमने पिछली क्लासेस में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स, कुछ स्पेशल अनुच्छेद बताए थे, जो है सिर्फ किसको अलाउड था, इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउ था। आर्टिकल नंबर क्या था, 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर जो है कितने थे, तो आर्टिकल नंबर 30 थे। ये कुछ स्पेशल आर्टिकल थे जिसकी राइट, जिसका हक जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया था। तो आप जो है देख रहे हैं यह आर्टिकल नंबर कितने है, आर्टिकल नंबर 15 है। तो यह आर्टिकल नंबर 15 है मौलिक अधिकार का। तो यह हक सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया है, तो ये हक जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। सो दिस आर्टिकल इज ओनली मेड फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो लिख लेंगे, दिस आर्टिकल इज ओनली मेड फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो
ये जो है अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। ओके, ये अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। अच्छा, इसमें कुछ सब क्लाउसेस है जो हम अभी इसको पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ सब क्लाउसेस हैं, लाइक हम क्या डालेंगे इसमें नंबरिंग, तो सब क्लाउसेस में 15(1), 15(2) ऐसे करके डालेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो हम जो है इसकी सब क्लाउसेस पढ़ते हैं। 15(1) डालते हैं सबसे पहले। तो 15(1) में क्या लिखा गया, 15 के 1 में क्या लिखा, 15 में तो लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, सिर्फ जो है उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रेस के बेसिस पे। ठीक, तो पर इसमें 15(1) में क्या लिखा हुआ, तो अनुच्छेद जो है 15(1) में लिखा गया है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति के साथ जो है स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य हम कहते हैं अपने नेशन को, तो स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो वो एडमिशन लेगा किसी भी संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर जो है उसके लिए उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से इन चारों चीज़ों के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी 4 चीज़ कौन है, तो रिलीजन, 5 चीज़, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए उनके साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते। तो लिख लेंगे कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड द प्लेस ऑफ द बर्थ इन एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखना है कि द स्टेट, क्या लिखना है कि द स्टेट, राज्य, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भेदभाव नहीं करेगा, तो एनी सिटीजन, अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी प्रकार से भारत के किसी भी नागरिक के साथ, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ, ऑन ग्राउंड ऑफ कौन कौन से टॉपिक थे, तो रिलीजन, धर्म के बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट, जाति के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सेक्स, लिंग के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रेस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अभी किस चीज़ में ये सारे भेदभाव नहीं होने चाहिए इनके बेसिस पे, तो इन एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए। ठीक है, इन एडमिशन ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए या लेने से इन 5 चीज़ों के बेसिस पे, 5 चीज़ कौन कौन सी है, तो 5 चीज़ है अपने धर्म, जाति, लिंग, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीज़ों के बेसिस पे किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें आते हैं अपने कुछ एक्सेप्शंस, जिसको कहते हैं हम लोग अपवाद, एक्सेप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अपवाद। इसमें आर्टिकल 15(b) और 15(6) है, ये दोनों के दोनों इसके अपवाद हैं।
ये दोनों को दोनों इसके अपवाद। तो इसके कुछ जो है अपवाद हैं, तो 15(1) और 15(2). अच्छा, अब देखते हैं कि भाई साहब कि अगर ये इसके अपवाद हैं तो अपवाद में क्या है, 15(2) क्या कहता है फिर, तो 15(2) अपना कहता है कि पब्लिक प्लेस, होटल, ये सारी जो जगह है यहाँ पे थोड़ी बहुत भेदभाव होती है। अब कैसे होती है ये हम आपको समझाते हैं। पहले तो लिख लेंगे कि पब्लिक प्लेस, होटल जो है वेल, तो इन जगहों पे जो है थोड़ी बहुत भेदभाव होती है। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भेदभाव होती है, तो देखिए कुछ ऐसे होता है भेदभाव। तो इसमें हमने देखना है कि जो अपनी 15(2) है, 15(1) का एक्सेप्शन, 15(2) आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद, उसमें हमने देखी कि ये एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। इसमें जो पब्लिक प्लेसेस है, होटल्स है, तो इस तरह के जगहों पे थोड़ी भेदभाव कैसे होती है, मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, मतलब यहाँ पे जो है चीज़ें अप डाउन रहती है। तो देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि वुमेन्स प्रायोरिटी, फीमेल प्रायोरिटी, महिला फर्स्ट, सुने हो ना, वुमेन्स फर्स्ट। तो ये कुछ वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ वैसी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखी, एक और है अपना, और जो वो दूसरा है 15(6). तो 15(6) क्या कहता है, 15(6) कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आरक्षण, ठीक है। तो SC/ST की जो सीटें होती है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं इसको, SC/ST को शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए क्या होता है कि जो सीट्स होते हैं, वो सीट्स क्या होता है कि रिजर्व्ड होता है। कैसा होता है, रिजर्व्ड। अभी के टाइम में ही देख लो कि जो गवर्नमेंट जॉब आते हैं, वैकेंसीज आती है, उसमें क्या होता है कि SC और ST वालों को छूट दी जाती है और उनके लिए सीट भी रिजर्व्ड रहता है। तो ये वही चीज़ें हैं, जो सीट्स है उनको रिजर्व करी गई है SC/ST कास्ट के लोगों के लिए। SC मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, और ST मतलब हो गया शेड्यूल्ड कास्ट हो गया SC मतलब, और ST मतलब जो है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये इन दोनों, ये जो दोनों है, ये इसके एक्सेप्शन है 15(1) के। अच्छा, 15(1) हो गया, 15(2) हो गया, 15(6) हो गया। अच्छा, 15(3) चलते हैं कि 15(3) में क्या बताया गया है हमें। 15(3) में क्या बताया है, 15(3) कहता है कि राज्य जो है वो एक स्पेशल प्रावधान जो है लगा सकता है, बना सकता है, रिगार्डिंग किसके संदर्भ में, तो महिला और बच्चों के संदर्भ में जो राज्य है वो एक स्पेशल प्रावधान जो है बना सकता है। सो स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो लिख लेंगे द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, कि जो राज्य है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है रिगार्डिंग किसके, तो रिगार्डिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन, महिलाओं और जो है बच्चों के संदर्भ में स्टेट यानी कि राज्य जो है एक स्पेशल प्रावधान जो है बना सकता है। इसके लिए 15(3) में हमें बताया गया। अच्छा, ये हो गई अपनी। अब एक लास्ट बता है अपना 15(4) कि 15(4) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये जो है 15(4) है अपना। 15(4) कहता है अपना कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST, मतलब SC और ST के लिए जो सीट्स हैं, वैकेंसीज जो है उसे रिजर्व करी गई है, सीट को क्या करा गया, रिजर्व करा गया है
वो हमें बताया गया है 15(4) में, आर्टिकल नंबर 15(4) में। अच्छा इतनी तो हमने देख ली, आर्टिकल नंबर 15(1) देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली। एक्सेप्शन में एक 15(6) आया है जो हमने मिस्टेकनली अभी मैंने आपको गलत बता दिया था, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा मैं। 15(6) फिर से समझ लेते हैं कि आखिर 15(6) में एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखो 15(6) में हुआ क्या था कि बात थी 103वां संविधान संशोधन की, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुई थी कंडक्ट? तो 2019 में हुई थी। तो 103rd CA 2019 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की बात है। जब क्या करा गया था कि EWS वाले कैंडिडेट को जो है 10% की रिजर्वेशन दी गई थी एडमिशन के लिए, ठीक है। तो EWS वाले कैंडिडेट को जो है 10% की क्या दिया गया था? तो रिजर्वेशन दी गई थी एडमिशन के लिए। तो 10% की रिजर्वेशन EWS कैंडिडेट को एडमिशन के लिए लिख लेंगे। 15C कहता है अपना कि बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, पूरा ही लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 AD, संविधान संशोधन अधिनियम 2019। क्या होता है इसके तहत कि हम जो है 10% की रिजर्वेशन, संविधान जो है 10% की रिजर्वेशन देता है किसको? इन एडमिशन, नामांकन के लिए, एडमिशन टू और फॉर EWS कैंडिडेट। जो एक्सट्रीम वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनको जो है 15(6) के तहत जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15 के 6 के तहत जो है उनको ये प्रोविजन दिया गया है और ये थोड़ी छूट दी गई है कि 10% की जो है रिजर्वेशन उनको मिलेगी। 10% की जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगी किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए, ठीक है। उनको जो है 10% की आरक्षण मिलेगी। तभी तो जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि 10% सीट जो है EWS यानी कि एक्सट्रीम वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर जब नहीं आते हैं वो लोग, उसकी सीटें फुल नहीं हो पाती है, तब जो है वो सीट को ओपन करते हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि बाकी बच्चों के दाखिला के लिए। तो ये थी अपनी आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, यह आता है अपने आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि रूल ऑफ लॉ, जो कि डाइसी ने लेके आया था, जिसे डाइसी कहते हैं हम लोग। इसमें हमें दो चीज़ पढ़नी होती है। एक तो पढ़नी होती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी पढ़नी होती है हमने इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने यूके से अडॉप्ट करी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने जो है USA से अडॉप्ट करी थी। इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स है उसको इक्वली ट्रीट करा जाएगा कानून से पहले, मतलब कानून के लिए सब के सब बराबर है। मैंने अभी आपको 3 ब्लॉक वाला फिगर दिखाया था, डायग्राम दिखाया था। और इक्वल प्रोटेक्शन क्या है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी देना, जिसको जितनी की ज़रूरत है उसको उतनी अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। अच्छा, और ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट करी थी? तो USA से अडॉप्ट करी थी। इतनी चीज़ें हो गई थी क्लियर आपको। और क्या कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की इन इक्वल सिचुएशन everyone will be treated equally, otherwise in unequal situation the treatment also can be unequal or it can be varied, ठीक। तो ये थी अपनी 14 नंबर आर्टिकल। और 15 नंबर क्या कहता था कि किसी भी व्यक्ति के साथ, भारतीय नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं करा जाएगा, सिर्फ जो है धर्म, मतलब कुछ बेसिस थे, जो कि बेसिस थी क्या थी, ग्राउंड क्या थी, वो थी धर्म, वो थी जाति, वो थी लिंग, वो थी बर्थ प्लेस और रेस। तो इन सारे जो है
बेसिस पे हम किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल नंबर 15 मैंने अभी आपको बताया, कुछ स्पेशल आर्टिकल्स थे, वो थे 15, 16, 19, 29, 30। ये सारे आर्टिकल सिर्फ भारतीय लोगों को मिली है इनका अधिकार, तो ये भारतीय लोगों का है अधिकार, ठीक है। तो इनके साथ जो है इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें कुछ क्लाउसेस हैं, सब क्लाउसेस हैं। अभी 15(1) में क्या कहा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन यानी कि दाखिला लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव नहीं करी जाएगी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रेस के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। हालांकि इसकी कुछ जो एक्सेप्शंस भी है, जैसे 5(2) और 5(6) है। हालांकि 5(2) कहता है कि पब्लिक प्लेस और होटल्स में जो है कुछ अलग प्रोविज़न बनाया जाता है महिलाओं और बच्चों के लिए भी, तो वो अलग चीज़ें हो जाती है। अच्छा, और इसमें जो 6 कहता है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या हुआ था कि जो एक्सट्रीम वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट थे, ईडब्ल्यूएस वाले, उनको जो है 10% की रिजर्वेशन दी गई थी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए, ठीक है। ये कहता है अपना एक्सेप्शन वाला पार्ट, फर्स्ट का जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट सब क्लाउज का एक्सेप्शन वाला पार्ट 15(6) वो कहता है। अच्छा, 15(3) मैंने क्या बताया आपको कि जो स्टेट है वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो है बना सकता है, स्पेशल कानून बना सकता है महिलाओं और बच्चों के लिए। और 15(4) कहता है कि एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को जो है, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को जो है सीट्स जो है इनके रिजर्व होते हैं। सीट जो है एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के जो सीट है वो होंगे रिजर्व। तो ये थी अपनी अनुच्छेद नंबर 15 के 4th सब क्लाउज में, ठीक है। तो ऐसी थी अपनी कुछ कहानी 14 और 15 अनुच्छेद नंबर। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपनी जो अगली क्लास में हम देख लेंगे कि अनुच्छेद नंबर 15 के बाद 16 क्या है, अनुच्छेद नंबर फिर जो है 17 क्या है, और अनुच्छेद नंबर जो है 18 में क्या कहा गया है। उसके बाद अपनी दूसरी राइट पे चलेंगे। दूसरा राइट अपना क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरे अधिकार पे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं, तो आप जो है ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, लव यू दोस्तों।